चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेक्चर। अभी तक के आपको पता होना चाहिए कि हमने ना बहुत सारा स्टेट एई के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन देखना है। अभी तक के हमने 80 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं, आपको फटाफट देखना है। चलिए 81 से अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा एसएससी जेई में बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से अपन आपका 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। आपकी इतनी दे दी है, फील्ड कैपेसिटी दे दिया है, ठीक है, ये सारी चीज देखे रखा है। फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑफ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इतना है और फील्ड कैपेसिटी इतनी देके रखा है। फिर उसके बाद में बोलता है if the effective depth of root zone is 70 centimeter, effective depth of root zone is 70 centimeter, water available for a evapotranspiration is, इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके साथ। देखो हमने बहुत इस पे एक मैंने क्वेश्चन आपको वो भी बताया था, क्या फार्मूला भी बताया था, कौन सा वाला फार्मूला बताया था, गामा डी डिवाइड में गामा डब्ल्यू, ठीक है। एक हो गया आपका, ठीक है, आपका ये हो गया, मल्टीप्लाई में आपका डी था, ठीक है, मल्टीप्लाई में डी था, और यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये आपका एक फार्मूला था, राइट। ये कौन सा फार्मूला था, अवेलेबल डेप्थ फॉर यूपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये था आपका डी ए का, राइट। तो बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है। कौन सा, गामा डी। सबसे पहले आप इतना तो याद रख ही सकते हो, गामा डी डिवाइड में गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी, और उसके बाद में फील्ड कैपेसिटी माइनस ओ एम सी, राइट। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखो। फील्ड देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फील्ड कैपेसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गामा सॉइल डेंसिटी आपकी ये है 1.3, इसकी वैल्यू दे दिया है ग्राम पर सीसी में। आपका 28% है, यहाँ पे ये देख रखा है, 16% ये देख रखा है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर आपका डी देख रखा है। और गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लेके चलते हो, हजार तो यहाँ पे ग्राम पर सीसी में बोल के रखा है, इसलिए यहाँ पे कितना लेके चलोगे, 100, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये बोल के रखा है। तो यहाँ पे कितना लेके चलेंगे, 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, राइट। चलिए तो यहाँ से आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 10.92, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में ही ना आपका फार्मूला बन जाता है, मालूम है आपको, क्वेश्चन में फार्मूला बन जाता है यदि थोड़ा समझदार इंसान रहा तो। कैसे देखना, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको सेम वैल्यू दिख रही है, ठीक है, सेम वैल्यू दिख रही है ना यहाँ पे। देखो क्या हुआ, 28% आपका ज्यादा है, तो माइनस कर दो 60% से, ठीक है, तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद में देखना, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट रहा फार्मूला का तो आपका इजीली आपका काम होता है, ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहाँ पे परसेंट में कुछ वैल्यू आएगी, जैसे इसको माइनस मैंने किया तो कितना आ गया 2, और इसका आ गया 1, तो 12% यहाँ पे आ गया, 12% आ गया। 12% का आप 12% जो रहता है, ठीक है, 12% हो गया ये, राइट, हाँ ठीक है, 12% आपका हो गया। अब उसके बाद में मतलब 12 हो गया, इसको परसेंट में ही लेते हैं, ऐसी वैल्यू परसेंट नहीं लेते, 12 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखना 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आपने लेके चले, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में आपकी यहाँ पे 1.3 ग्राम पर सीसी, 1.3 ग्राम पर सीसी में आपकी वैल्यू है, ठीक है, ग्राम पर सीसी में, और डिवाइड में आप कर दो क्या, 100 से, ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई। देखो ये गया यहाँ पे, और इसका 1 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे, 0.13, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12, राइट, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ गया, सिंपल। तो आपका ना क्वेश्चन ऐसे भी, फार्मूले ऐसे भी बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट रहना चाहिए कि फार्मूला कुछ इस तरीके का आएगा, तो आप सिंपली आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा करने का है यहाँ पे, राइट। चलिए 81 हो चुका है, 82 की बात कर लेते हैं। 82 में क्या बोल रहे हैं आप पे, फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज, ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ कन्वीनियंट टूल, फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है आपका कन्वीनियंट टूल टू असेस द अवेलेबल एट द साइट,
ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है इज अ कन्वीनियंट टूल टू एसेस द अवेलेबल एट द साइट फर्म पावर, टेरिटरी पावर। ठीक है, ये क्या होता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व का आपका हो जाएगा फर्म पावर के लिए। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्चार्ज वैल्यू। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो किसके लिए, डिटरमाइन डिस्चार्ज वैल्यू के लिए आपका यूज किया जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज वैल्यू के लिए कोरिस्पोंडिंग टू एनी प्रोबेबिलिटी, कोरिस्पोंडिंग टू एनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो आपका देखो फ्लो ड्यूरेशन कर्व है आपका एफडीसी, एफडीसी समझ लो, ये डिस्चार्ज डिस्चार्ज के लिए आपको निकाला जाता है। तो किसके लिए, फर्म पावर के लिए, राइट, फर्म पावर के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ प्लॉट दैट शोस द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट फ्लो इन अ स्ट्रीम इज लाइकली टू इक्वल और एक्सीड सम स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी चीजें, तो सबसे पहले एक एक चीज याद रखना है आपको कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो यूज होता है वो डिस्चार्ज को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपका यूज किया जाता है, राइट। ये सबसे पहले मेन याद रखना है। फिर उसके बाद फर्म फर्म पावर वगैरह ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रन ऑफ। ठीक है, बेस्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रन ऑफ, रन ऑफ को एस्टिमेट करने के लिए आपका बेस्ट मेथड कौन सा होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, रन ऑफ कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल है, आपका 8.3 का ए हो जाएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मैं यहाँ पे देखो है, ये क्यों बेस्ट होता है, याद रखने का बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ। यूनिट वन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी आपका 2 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो आपका 3 आ जाएगा। तो यूनिट, एक यूनिट, किसी भी चीज को एक यूनिट में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कन्वीनियंटली हो जाता है, राइट। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, आपका रन अप को कैलकुलेट करने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। ब्लू बेबी डिसीज में बी कास्ड इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं उन्हीं को इन्फेंट्स बोला जाता है। तो जो इन्फेंट्स में ब्लू बेबी डिसीज होती है वो किस वजह से होती है, ठीक है, किस वजह से होती है, आपका नाइट्रेट की वजह से होती है, नाइट्रेट की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ना नाइट्राइट की वजह से होती है, नाइट्रेट की वजह से, नो, नाइट्रेट्स की वजह से होती है। यहाँ पे आपको ना देखो, कई बार ना स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाता है, नाइट्रेट है या नाइट्रेट है, उसको पता तो रहता है कि नाइट्रेट या नाइट्रेट में से कुछ ना कुछ है, पर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाइट्रेट्स की वजह से आपका क्या होता है, रेट्स। ठीक है, जहां पे भी रेट्स आ गया, रेट्स क्या होते हैं रेट्स बोले तो चूहे, रेट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट्स भी छोटे होते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लो, राइट, रेट्स से यहाँ पे याद रह जाएगा। चलो, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइट्रेट्स, ठीक है, इसका यहाँ पे देखो, नाइट्रेट्स आर फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड एंड हेंस आर स्टेबल। ठीक है, देयर कॉन्सेंट्रेशन अप टू 45 मिलीग्राम पर लीटर। जो नाइट्रेट रहता है आपका NO3, 45 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गया इन वाटर, है ना। तो इज नॉट, देखो, तो आपका 45 से यदि ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें एडल्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती, एडल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो आपके नवजात शिशु होते हैं, है ना, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है, ब्लू बेबी डिसीज हो जाती है। उसमें बच्चा कैसा हो जाता है, ब्लू तरीके से पैदा होता है, ठीक है, शंकर भगवान की तरीके से। तो इसलिए ये दिक्कत है यहाँ पे, क्या 45 से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरा देख चेक करना, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू। ठीक है, सेडिमेंटेशन जो है आपकी प्रोसेस क्या है, फ्लोटिंग मटेरियल इन रिवर्स बेड मटेरियल्स कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर। ठीक है, कटिंग लैंड फॉर चैनलिंग, गलत है, सीपेज इनटू, ये भी गलत है। ठीक है, सेडिमेंटेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, देखो, ये एक तरीके से जो फ्लोटिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं, है ना, फ्लोटिंग मटेरियल्स भी नहीं है आपका रिवर में, क्या फ्लोटिंग मटेरियल आपका थोड़ी ना होगा, जो फ्लोट कर रहा है वो मटेरियल थोड़ी ना सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को करेगा। ये है आपका बेड मटेरियल,
कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर, बेड मटेरियल कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर, ठीक है 85 का ये हो जाएगा। देखो सेडिमेंटेशन रेफर्स टू सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स इन स्टिल वाटर, बट इफ द वाटर इज इन मोशन द सेडिमेंट्स में फ्लो विथ इट, ठीक है। जो यदि वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो में है आपका, वाटर यदि फ्लो में है तो आपका सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। फ्लो में वाटर है आपका तो सेडिमेंटेशन जरूर होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो सिंपल, वो जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, वो भी तो फ्लो करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, इफ अपलिफ्ट इज नॉट कंसिडर बेस विड्थ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम ऑफ हाइट एच द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस, है ना, इतना ये बोल के रखा है। फिर उसके बाद बोल रहे इज गिवन बाय, ये इसका सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। तो इसका फार्मूले में आपका क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी डैम है ना, ग्रेविटी डैम, उसी की ये चीजें हैं, राइट। तो कुछ नहीं है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा। देखो ये आपका एक तरीके से डैम हो गया, ये आपका डैम हो गया, इस तरीके का आपने डैम बनाया, राइट। अब यहाँ पे इधर वाटर लगाई, वाटर वाटर का प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर इस तरीके का प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये वाटर फोर्स लगाएगा इस साइड पे, ठीक, इधर। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या लगेगा, एक पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे में डब्ल्यू लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे लगेगा, राइट, रिजल्टेंट यहाँ लगेगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट, मतलब इस यहाँ पे लगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी रहेगी आपकी, जैसे इसको मैं मान के चलता हूँ b/2, ठीक है, b/2, ये ऐसे मान के चल लिए b/2, राइट। ये हो गया। अब यहाँ से समिस कुछ नहीं करना है आपको, मोमेंट को बैलेंस कर देना है, समीशन m करके हमने ए पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू h/3, h/3 क्यों, P इंटू h/3 क्यों, क्योंकि आपका जो ये जो फोर्स है ये h/3 पे लगेगा, राइट, h/3। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो h/3 ये डिस्टेंस हो गई। उसके बाद में माइनस W, देखो ये आपका ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा ये वाला, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो W आपका कितने डिस्टेंस पे, W इंटू b/3, राइट, W इंटू b/3, ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक के b/3 इसकी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। ये चीज हो गया। तो यहाँ से आपका ये निकल कर आ गया, और R इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, रिएक्शन आपकी 0, ठीक है, रिएक्शन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्टीमेट क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आपका अल्टीमेट क्या निकल कर आएगा, ठीक है, P इंटू एच इक्वल्स टू आपका WB, राइट। ये चीज हो गया P इंटू एच। अब यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वगैरह का यहाँ पे सारी चीज फार्मूले वगैरह पुट कर देंगे तो अल्टीमेट आपका निकल कर आ जाएगा क्या, B इक्वल्स टू h/√P, ठीक है, h/√P। तो जब भी ग्रेविटी का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका जो बी की वैल्यू जो निकलेगी, है ना, बी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, h/√P, ठीक है, h/√P, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, h/√P, राइट, h/√P करके यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका, आगे बात करते हैं। एन इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक फेलियर ऑफ अर्थ डैम इज, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिक फेलियर होता है अर्थ डैम में, वो किस वजह से होता है, पाइपिंग की वजह से, स्लॉफिंग की वजह से, अपस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू सडन ड्रा डाउन, अपस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू सडन ड्रा डाउन, या ओवर टॉपिंग, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना क्या होगा इसका 87 का। देखो होता तो है किसकी वजह से, पाइपिंग की वजह से भी आपका होता है ना। तो यहाँ पे आपका ओवर टॉपलिंग, यहाँ पे हाइड्रोलिक फेलियर बोल रहा है ना, हाइड्रोलिक फेलियर, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखो मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक फेलियर ऑफ अर्थ डैम, जो अर्थ डैम होता है, अर्थ डैम, ठीक है, उसमें जो फेलियर होता है वो किस किस कारण से होता है। सिंपल, फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये होता है स्लाइडिंग की वजह से, ठीक है, स्लाइडिंग की वजह से होता है, ठीक है, स्लाइडिंग की वजह से। और दूसरा होता है आपका क्या, ओवर टॉपिंग की वजह से। फिर तीसरा होता है आपका क्रशिंग की वजह से, ठीक है, क्रशिंग की वजह से भी यहाँ पे ये कहानी बनती है, ठीक।
तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवर टॉपिंग। तो अर्थ डैम जो होता है तीन चीज से फेलियर हो सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग, ओवर टॉपिंग एंड क्रशिंग, ठीक है। चलिए ये चीज को याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ rate of change of discharge of a canal outlet to the rate of the change of the, ठीक है, rate of the change of the discharge of the distributing channel is known as। अब यहाँ पे देखो क्या इसका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी, फ्लेक्सिबल, ड्रोनिंग, रेशियो एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है आपका, देखो फ्लेक्सिबिलिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, जैसे कि ये डी क्यू बाय क्यू और यहाँ पे डी क्यू बाय क्यू, ठीक है। ये होती है आपकी क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। इसको याद रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डी क्यू बाय क्यू, डी कैपिटल क्यू में ये चीज हो जाएगा, राइट। ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 टर्बाइन्स ईच ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, 3 टर्बाइन है आपकी, 3 टर्बाइन है, उसमें कितनी 1000 किलोवाट की कैपेसिटी है। उसके बाद में बोलता है इंस्टॉल्ड एट हाइडल पावर, ठीक है। इफ द पीक लोड एंड द एवरेज लोड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड आर, आपका इतना, ठीक है, ये हो गया किलोवाट का, ठीक है। फिर बोलता है देन लोड फैक्टर एंड प्लांट फैक्टर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपका लोड फैक्टर एंड प्लांट फैक्टर निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, सिंपल है, आपका फार्मूला याद होना चाहिए, इसमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, ठीक है, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, ठीक है। एवरेज लोड अपॉन पीक लोड आपका ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज लोड अपॉन पीक लोड ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। ए अपॉन पी, एल ए पी, लेप, लेप याद रख लो, ठीक है, लेप, ठीक है, ये लेप याद रख लो, इसका लेप, ठीक है। लोड फैक्टर हो गया इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, राइट, ये हो गई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ से आपका निकाल लोगे सीधे, एवरेज लोड आपका दिया हुआ है, एवरेज लोड कितना दिया हुआ है आपका 1500 दिया हुआ है, ये देखो ना यहाँ पे एवरेज लोड ये 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपका पीक लोड आपका दिया हुआ है कितना, 25,000, ठीक है। तो दोनों का रेशियो करके आप वैल्यू निकाल लोगे। तो आपको लेप याद रखना है, ठीक है, लेप याद रखना है, ठीक है। लोड फैक्टर और एवरेज बाय, देखो इसको ना ऐसे याद रखने का तरीका भी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो यार, आपका क्वेश्चन में ही ना एक तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। कैसे, 15,000 आपका दिया हुआ है, 15,000 डिवाइड कर दो, 15,000 डिवाइड बाय 25,000, 15,000 डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100, फैक्टर है ना आपका, तो फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 60%, ठीक है, 60%। अब यहीं पे आप चेक करना, आगे चेक करना, एवरेज एवरेज लोड एंड सॉरी प्लांट फैक्टर निकालना है आपका। अब बच गया क्या, प्लांट फैक्टर। तो प्लांट फैक्टर निकालने के लिए ना सिंपल आपका करना क्या पड़ेगा, 1500 से फिर से डिवाइड होगा, 1500 से 15,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1000, ठीक है, 3 इंटू 10,000 ईच कैपेसिटी, ठीक है। ये वाला भी तो यूज होगा ना, ठीक है। तो प्लांट फैक्टर निकालने के लिए आपका 3 आपकी टर्बाइन इंटू 10,000, ठीक है, और ऊपर में 15,000, तो यहाँ से आपका प्लांट फैक्टर निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यहाँ पे 50%, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, नीचे में 3 करना पड़ेगा, 3 इंटू 10,000, ऊपर में 15,000, ये है ही है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 90 इन डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल, इन डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल फॉर कंप्यूटिंग मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, कैनेडी यूज्ड
कैनेडी जो था वो किस चीज को, कि कौन से फार्मूले को यूज करके अपनी उसको एलिवियल चैनल को डिजाइन किया था। ठीक है, इसको इसका हो जाएगा आपका कौन सा, आपका फार्मूला, ठीक है, कुटर्स फार्मूला। कैनेडी ने कुटर्स किया था के, ठीक है, के से याद रखो। ये क्वेश्चन आपका ना एसएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आपको भैया इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ का पढ़ा हुआ वहां पे काम देगा ही देगा, कोई नो डाउट, ठीक है, वहां पे काम देना ही देना है। ठीक है, कैनेडी कैनेडी ने कुटर्स यूज करके अपना चैनल का डिजाइन उसने दिया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, द डिजाइन पीरियड फॉर क्लियर वाटर कन्वेइंग मेंस इज, ठीक है, द डिजाइन पीरियड फॉर क्लियर वाटर कन्वेइंग मेंस इज, जो आपका वाटर जो होता है उसको कितना कितना मतलब कितना टाइम के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, वाटर कन्वेइंग का, ठीक है, डिजाइन पीरियड फॉर वाटर कन्वेइंग मेंस इज टेकन एज 30 ईयर, वेर एज डिजाइन पीरियड फॉर वाटर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर इज टेकन एज 15 ईयर। जो ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर होता है वाटर का वो उसको अपन 15 साल के लिए बनाते हैं। ठीक है, 15 साल के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंट में वाटर ट्रीटमेंट के लिए बनाते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, WT वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसको सिर्फ 15 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, 15 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। वहीं पर ही आपका जो वाटर मेंस होता है, जैसे कि आपके उधर देखने में आया होगा, जैसे कि पानी के लिए, जो पानी बहने के लिए जाने के लिए आप पैसेज बनाते हो, है ना। ठीक है, तो उसको समझो कि कितने के लिए, 30 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो लड़का होता है, जवान लड़का होता है, उसकी उम्र कितनी होती है, 30 साल, तो जनरली 30 साल के लिए आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे याद रख लो, वाटर फ्लो करना है तो आदमी जब जवान रहता है तो फ्लो करता है। ठीक है, 30 साल की उम्र तक वो क्या करता है, फ्लो करता है, बहते रहता है, बहते रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर। स्लो सैंड फिल्टर जो होता है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए चाहिए, फाइनर सैंड के लिए, है ना। स्लो सैंड फिल्टर, फाइनर सैंड, कोर्सर सैंड मीडिया, मतलब क्या होता है ना, इसमें क्या चीज होता है स्लो सैंड में, कोर्सर सैंड मीडिया, मीडियम सैंड मीडिया, एनी टाइप ऑफ सैंड मीडिया। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर ऑलरेडी आपका स्लो है, तो स्लो सैंड फिल्टर का मतलब हो गया फाइनर। आपको इसमें चीज तो फाइनर ही होगी। ठीक है, आपको इसमें जो चीज आपको मिलेगी वो फाइनर ही मिलेगी, तो आपका फाइनर सैंड हो गया, राइट, फाइनर सैंड हो गया। तो जो यहाँ पे चेक करना, देखो, स्लो सैंड फिल्टर हैज लेस D10, हैज लेस D10 वैल्यू, सो इट रिक्वायर्स फाइन सैंड। ठीक है, इस रिक्वायर्स फाइन सैंड, also finer sand will help in better cleaning of water, better cleaning of water। समझ रहे हो बात को, सिंपल सी बात है ना मेरे भाई। देखो, स्लो सैंड फिल्टर आप यूज कर रहे हो, स्लो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हो, और उसमें जो वो सैंड को यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा फाइन है। ठीक है, फाइन है, फाइनर है आपकी। ठीक है, बहुत मतलब छोटी छोटी है आपकी, तो वो ऊपर में जो यदि ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी रहा, या फिर आपका कुछ ऐसी चीज इम्प्योरिटी से ऐसे कुछ पार्टिकल्स भी रहे, ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी रहे वहां पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंट्रैप्ट हो जाएंगे, और जो वाटर निकलेगा बहुत ही प्यूरिफाई होके आपका निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए ये चीज हो गई, आगे बात करते हैं अपना, a sudden a sudden changes is the flow velocity। ठीक है, a sudden changes is the flow velocity or pressure created in water pipe line। ठीक है, वाटर पाइप लाइन ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वाल इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, इम्प्लोजन एंड आपका वाइब्रेशन वाटर हैमर। तो ये तो आपका वाटर हैमर, आग बंद करके आप वाटर हैमर इसमें लगा सकते हो। ठीक है, वाटर हैमर सडन जब भी आपका हम करते हैं, वो क्या होता है, वहां पे वाटर हैमर ही क्रिएट होता है, और प्रेशर फोर्स वहां पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, द मिनिमम डायमीटर फॉर पब्लिक सीवर इज हिली एरिया, इन हिली एरिया वेयर स्टीप स्लोप्स आर प्रीवेलेंट इज। ठीक है, इसमें अब देखना क्वेश्चन 94 का इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, 100, जो आपका डायमीटर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 100 होता है, 94 आपका 100। ठीक है, 100 क्या, 100 आपका में होता है, समझ में आ रहा है, में आपका 100 होता है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर समझ के चलो, 10 सेंटीमीटर, राइट, 10 सेंटीमीटर लगभग आपका, आपको देख के चलना है।
ठीक, याद रखना है आपको। 100 mm आप देके चलते हो हिली एरिया में कि क्या, जो मिनिमम डायमीटर ऑफ पब्लिक सीवर, ठीक है, पब्लिक जो सीवर होती है उसकी कितनी, लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाईवे में आपने पढ़े होंगे, हाईवे में आपने पढ़े होंगे जो हिली एरिया में केम्बर होता है, केम्बर हम प्रोवाइड करते हैं हिली एरिया में, कितना प्रोवाइड करते हैं, 10, ठीक है, 10। तो उसी तरीके से इसको भी याद रख लो, 10 सेंटीमीटर का अपन क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर का आप क्या प्रोवाइड करते हो, सीवर प्रोवाइड करना जरूरी है हिली एरियाज में। चलिए आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, ये तो अरे यार ये तो भाई एसएससी जेई का क्वेश्चन है भैया, एसएससी जेई का क्वेश्चन है। आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने जो पढ़ाया हूँ है ना, उसको यदि चेक करो ना तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा होता है इससे, ठीक है, पेट्रोल इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी निकलती है। 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। देखो, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन CO इज प्रोड्यूस्ड, CO2 इज प्रोड्यूस्ड इज इफ कंप्लीट, ठीक है, CO2 जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, आपका कंप्लीट कंबशन की वजह से आपको CO2 मिलती है, राइट। बहुत ही जरूरी है। देखो हम ना थोड़ा सा हेवी, मतलब थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो आपका इजीली आपका जरूर से जरूर आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे, राइट। अभी अपन ईएससी के भी क्वेश्चन लगाने वाले हैं, राइट, ईएससी के भी क्वेश्चन अपन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखो, डिजाइन पीरियड फॉर स्लो सेंड फिल्टर एस सजेस्टेड बाय सीपीओ, तो इसका कितना हो जाएगा, स्लो सेंड फिल्टर की जो डिजाइनिंग होती है वो कितने समय के लिए होती है, 96 का आपका हो जाएगा डी, 10 ईयर्स, बोला था ना। जैसे आपका देखो, जो वाटर मेंस था, जो वाटर मेंस थे है ना, वाटर को कन्वे करते हैं, उसको तो 30 ईयर आपकी डिजाइनिंग थी, बट वहीं पे आपका जो जो आपका वाटर मेंस है उसका 30 ईयर था, राइट। और वहीं पे आपका जो वाटर ट्रीटमेंट था, वाटर ट्रीटमेंट वो आपका कब था, कितना था, 15 ईयर्स, राइट। तो वो यहीं पे आपका जो स्लो सेंड फिल्टर है उसका 10 ईयर अपन लेके चलते हैं, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर रॉ वाटर कंटेनिंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर रॉ वाटर कंटेनिंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्डर ऑर्डर्स गैसेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यदि ये चीज है, ये चीज प्रेजेंट है आपका वाटर में, ठीक है, तो उस चीज उसमें कौन सा आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दोगे, प्लेन सेडिमेंटेशन एंड क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ओनली, एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, ठीक है, सॉफ्टनिंग एंड क्लोरीनेशन, ठीक है। क्या बोला, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर रॉ वाटर कंटेनिंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, और बोलता है ऑर्डरस गैसेस, ठीक है, मतलब कि स्मेल वाली गैसेस है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना चाहिए क्या, कि यदि आपका उसमें ऑर्डर्स वगैरह आ रही है तो वहां पे क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या चीज दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ट्रीटमेंट दोगे तो कौन से ट्रीटमेंट दोगे, यहाँ पे एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, यहाँ पे दो आपका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एरेशन फॉलोड बाय, ठीक है, एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, ये आपको ये वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना इन कनेक्शन लाइन, ठीक है, इन कनेक्शन लाइन फ्रॉम वाटर मेन, इन कनेक्शन लाइन फ्रॉम वाटर मेन टू बिल्डिंग, ठीक है, वाटर मेन टू बिल्डिंग गोस गोस गूस नेक इज प्रोवाइडेड टू, ठीक है, गूस नेक प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए ये होता है क्विकली ओपन और स्टॉप द फ्लो टू बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में बोलता है एवॉइड एवॉइड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑन द ज्वाइंट ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड वाइब्रेशन। फिर बोलता है डिटेक्ट लीकेज इन पाइपलाइन टू प्रोवाइड एडिशनल कनेक्शन इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे घुसने का जो यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, आपको बी अवॉइड स्ट्रेसेस, ठीक है, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन किसमें, जो आपका वाटर मेन्स होती है ना, मतलब कि जो एक तरीके से पाइप समझ लो
है ना, पाइप। तो उस चीज उसमें आपका क्या गूजनेक प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, यदि स्ट्रेस और स्ट्रेन यदि रहा, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी, पाइप आपका फट के हाथ में आ जाएगा और उससे क्या बहुत ज्यादा नुकसान होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे गूजनेक के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, गूजनेक क्या बोल रहा है कि इज ए स्मॉल कॉर्ड फ्लेक्सिबल पाइप। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ठीक है, फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन फेरुल एंड सर्विस पाइप। ठीक है, इट इज मेड ऑफ लेड to provide flexibility. It takes care of settlement of service pipe and avoids stresses and strains due to temperature change. ठीक है, ये आपको गूजनेक याद रखना है। ठीक है, गूज नेक, गूज नेक कहने का मतलब एक नेक की तरह होती है, गर्दन की तरह। आपकी गर्दन होती है ना फ्लेक्सिबल, भाई किधर भी मुड़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी तरीके का। ठीक है, यदि आपकी गर्दन में आपका क्या कर दी अपन ने, कोई चीज बांध दी है ना, और ऐसी एकदम ही रही, तो आपकी गर्दन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा दर्द करना चालू हो जाएगा, स्ट्रेसेस आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, इसको हटाने के लिए, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को हटाने के लिए ही आपका गुजनेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ऐसे ना, जैसे कि एसएससी जेईई में पूछ लेगा गुजनेक इज रिलेटेड टू, क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा और आपको पता ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा नई नई चीजें जानने की कोशिश करना चाहिए इंसान को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना, स्लज डाइजेशन इज डन बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, जो स्लज डाइजेशन होता है वो किसके वजह से होता है, पैथोजेनिक की वजह से, फैकल्टेटिव की वजह से, एरोबिक की वजह से और आपका एनोरेबिक की वजह से। ठीक है, स्लज का जो डाइजेशन होता है किसकी वजह से होता है, तो आपका सिंपल, किसकी वजह से, एनोरेबिक की वजह से स्लज का डाइजेशन होता है, राइट। देखो, स्लज डाइजेशन इज डन बाय एनोरेबिक बैक्टीरिया। इफ एरोबिक बैक्टीरिया आर यूज्ड देन if aerobic bacteria are used, then the sludge produced would be too high, since aerobic bacteria will keep on increasing. Hence it is preferred to use anaerobic bacteria so that they move to endogenous phase when food is less than and the sludge production will be less. ठीक है, अब बात समझ में आ गई, यहाँ पे कुछ आपको समझ में आया। देखो, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज यदि आप करोगे, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज आप करते हो, तो इसमें होता क्या है कि ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से ना, जो आपका स्लज होगा वो बहुत ज्यादा बनेगा। और आपका एनोरेबिक में होता क्या है, आपका एनोरेबिक में मैं आपको एक बात बता दूं, एनोरेबिक में आपका होता है सिंपली कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बचती नहीं है, ऑक्सीजन होती नहीं है। जैसे ऑक्सीजन नहीं हुई है ना, ऑक्सीजन नहीं हुई तो होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन खत्म, तो और आपका ये फूड को, जो फूड ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद में जैसे ऑक्सीजन खत्म होती है उसके बाद में इनको भोजन भोजन करने के लिए, मतलब भोजन के लिए सिर्फ ये अपनी अपनी जो इनके बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हीं को खाना चालू कर देते हैं, एंडोजिनस रेस्पिरेशन होना चालू हो जाता है। उन्हीं को जैसे खाना चालू किए तो आपका क्या होता है कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका स्लज यहाँ से निकलता है, तो आपको एक फायदा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाई स्लज को रखने के लिए कुछ आपके पास कुछ तो होना, क्या जगह वगह भी तो होना चाहिए, तो इसलिए अपन एनोरेबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो स्लज डाइजेशन जो है, स्लज डाइजेशन आपको याद रखना है एनोरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक नहीं, एनोरोबिक, स्लज डाइजेशन एरोबिक, एनोरोबिक। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्लूइस वाल, जो स्लूइस वाल्स होते हैं यूज्ड फॉर डी वाटरिंग द पाइप लाइन आर कॉल्ड। ठीक है, जो स्लूइस वाल होता है यूज्ड फॉर डी वाटरिंग द पाइप लाइन आर कॉल्ड स्कोर वाल, सेफ्टी वाल। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा वाल कहलाता है, डिस्चार्ज कंट्रोल वाल। ठीक है, डी वाटरिंग ऑफ पाइप, डी वाटरिंग द पाइप, समझ रहे हो आप। स्लूइस वाल जो होता है आपका, स्लूइस वाल, डी वाटरिंग ऑफ द पाइप, डी वाटरिंग, क्योंकि देखो पाइप्स जो होते हैं ना बहुत लंबे लंबे पाइप्स होते हैं, तो उन पाइप्स में आप करते क्या हो, एक बात देखो, उसमें आपका क्या हो जाता है, कई कई बार क्या होता है कि पाइप जो होते हैं बहुत ही लंबे लंबे किलोमीटर्स में पाइप होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपने पानी पानी आपका जा रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है, पर कई बार क्या होता है कि वहां पर, मतलब कि ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स या कुछ ऐसी मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो
डी वाटरिंग करते हैं। डी वाटरिंग की वजह से क्या होता है कि वो सारी जो प्रॉब्लम होती है वहां पे, है ना, वो सारी चीज क्या हो जाती है, पूरी तरह साफ हो जाती है। तो जो आपका स्लूइस गेट का यूज किया जाता है, स्लूइस वाल का यूज किया जाता है, तो उसी को आपको क्या बोलते हैं, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आप स्कोर वाल्व। सिंपल सी बात है। स्कोर आपने पढ़ा भी होगा, आपका एनवायरमेंट में एक स्कोरिंग स्कोरिंग स्कोर होता है ना, स्कोरिंग, है ना, ठीक है, तो वो वही चीज से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन चेक करना, 100 मतलब 101 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ। बहुत ही एक नंबर क्वेश्चन, यह सॉइल का क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। ये होता है आपकी कौन सी सॉइल होती है, सॉइल कौन सी होती है, लोइस होती है, लेटरेट सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, या फिर सैंड ड्यून्स होती है। ठीक है, ये जो कोलेप्सिबल सॉइल होती है आपकी, ये होती है आपकी कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल। कोलेप्सिबल सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। अच्छा, चेक करते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल हैज हाई परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट, वो तुम पता है, ठीक है। मॉन्ट मोरिलोनाइट हैज हाई स्वेलिंग एंड सिंकेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज कोलेप्सिबल सॉइल्स सिंस इट इज चेंज वॉल्यूम टू अ हाई एक्सटेंट। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी कोलेप्सिबल सॉइल है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, पर सैंड ड्यून्स मेरे ख्याल से होना चाहिए, सैंड ड्यून्स, ठीक है। पर कोई मेडी जी की ये बुक है, तो इसमें हो सकता है सही दिया हो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ 100 ईयर फ्लड इज इक्व 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 एक्वाफाइड इक्वल्ड, है ना, 100 फ्लड इज इक्वल्ड और एक्सीडेड एट वंस इन 100 ईयर्स इज, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे। बहुत सही है, 102, इसको निकालने के लिए सिंपल है, आपका फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपका कौन सा लगता है, यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा वाला, मैं बता रहा हूँ, NCR, ठीक है, NCR PR QN-R, ठीक है, ये फार्मूला आपका लगेगा, ये याद याद कर लेना है, ठीक है। NPQ सबसे पहले तो, सॉरी, CPQ होगा ना, है ना। देखो, याद करने का सबसे पहले तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिर निकालने का तरीका भी हो जाएगा। पहले फार्मूला तो याद हो, CPQ, ठीक है, NCR, फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे N-R, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, CPQ, ठीक है, NC, सॉरी यहाँ पे NCR है, NCR NCR पर QN में R, ठीक है, ऐसे याद रखो, एनसीआर पर, इसको ऐसे याद रख लो। एनसीआर आपका कहाँ है, दिल्ली में है ना एनसीआर, ठीक है, एनसीआर दिल्ली में। तो एनसीआर पर कौन मरा, ठीक है, एनसीआर पर कौन मरा, याद रखने का तरीका, एनसीआर पर कौन मरा, देखो सिंपल है ना, एनसीआर पर कौन मरा, ये याद रखने का तरीका हो गया, एनसीआर पर कौन मरा, राइट। किसके लिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी दैट 100 ईयर फ्लड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें निकालने का आगे अपन प्रोसीड करते हैं। तो एनसीआर का सिंपल हो गया, एनसीआर में आपका क्या करेंगे अपन, देखो 100 ईयर बोल के रखा है, तो एन की वैल्यू तो 100 हो गई, ठीक है, सी हो गया, फिर आर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई पी की वैल्यू निकालना है आपको। पी की वैल्यू क्या, पी क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, राइट। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, पी इक्वल्स टू क्या करते हो, 1/T। टी आपका क्या है, टी है रिटर्न पीरियड, यहाँ पे बोल के रखा है रिटर्न पीरियड आपके कितना है, 100 ईयर, ठीक है, रिटर्न पीरियड आपका 100 ईयर है, डिजाइन लाइफ आपकी कितनी है, 100 ईयर है, तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड 100, ठीक है, पी इक्वल्स टू 100, ठीक है, टी इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर सिंपल 0.01, राइट, कितनी हो गई, 0.01 की पावर 1, ठीक है, आर की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू 1 हो गई ना, यहाँ पे सिंपल बोल रहा है ना, एक्सीडेट,
ठीक है, ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे आगे। ये हो गया, वन हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे सिंपल क्यू की वैल्यू निकालना है। तो क्यू तो आपको पता ही है, क्यू इक्वल्स टू आपका होता है 1 - 0.01 इक्वल्स टू आपका 0.99, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0.99 की पावर 99। ठीक है, ये चीज हो गया। है ना, 99 है ना। एन माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी ना, एन माइनस आर। एन माइनस आर बोले तो एन की वैल्यू है 100 और आर की वैल्यू 1, तो 99। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 100 C1 को कैसे सॉल्व करोगे, ये आप ये आपका पूरी तरह देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, आपका सॉल्व कर लो और आगे आपका आंसर आ जाएगा। राइट, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 0.3697। ठीक है, ये चीज। अब इसमें एक चीज याद रख लो, यदि 100 और 100 ईयर यदि कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन आ गया तो 0.36 आपका आंसर याद होना चाहिए। राइट, सब चीज भाई एकदम वेल प्रिपेयर करके जाना है अपने को, है ना, चोंगू मोंगू सामान नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद हो चुका है क्या, एनसीआर पर कौन मरा। ठीक है, एनसीआर पर कौन, एम से माइनस और आर मरा। ठीक है, ये चीज हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गैसियस पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द गैसियस पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स हो गया, HC। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय, किससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंबशन ऑफ इंसेनरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर, फैब्रिक फिल्टर। ठीक है, किससे अपन क्या इफेक्टिवली बोल रहा है, इफेक्टिवली किससे अपन इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल है आपका ए, कंबसन और इंसिनरेशन। ठीक है, कंबसन और इंसिनरेशन, इस पे क्वेश्चन ईएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, ईएससी के क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, नो डाउट हम लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, चलिए, एक 103 का सिंपल है, देखो, कंबसन एज अ प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई पॉल्यूटेड गैसेस। देखो, कंबसन आपका क्या होता है, कंबसन कंबसन का मतलब यहाँ पे होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसको जो पॉल्यूटेड गैसेस होती है उसको प्यूरिफाई करने की एक कंबसन प्रोसेस होती है। ठीक है, याद रखना है, ओनली व्हेन द एडमिक्स्ड पॉल्यूटेंट्स और ऑक्सीडाइजेबल टू इनर्ट गैसेस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी इजीली बर्न ऑक्सीडाइज एंड रिमूव। किसके वजह से, कंबसन प्रोसेस को अपन एक करे तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वो इजी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, फॉर इफिशियंट कंबसन टू अकर it is necessary to have the proper combination of फोर बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस एंड टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपका जो इफिशिएंट कंबसन आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, ये सारी चीज का होना जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि कंबसन एंड इंसिनरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। चलिए आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, रिस्पेक्ट टू नॉइस मेंशन नॉइस लिमिट फॉर साइलेंस जोन इन अ डे टाइम। ठीक है, साइलेंस जोन इन अ डे टाइम, इसका क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। क्वेश्चन 104 का आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो इसका हो जाएगा सी, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है आपकी 50 डेसिबल, एक्सेप्टेबल लिमिट इज 50 डेसिबल साइलेंस जोन इन अ डे टाइम। ठीक है, 50 डेसिबल जो साइलेंस में आपका रहेगा, है ना, साइलेंस जोन के लिए आपका 50 डेसिबल, साइलेंस जोन के लिए आपका 50 डेसिबल। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ऑडिटोरियम के लिए हमने पढ़े थे, आगे क्या पढ़े थे, जो टिकट वाला फंडा कितना, 0.5 से, है ना, 0.5 से कितना 1.25 के बीच में, ये वाली चीज हमने उसमें पढ़े थे, है ना, पीछे। ठीक है, ऑडिटोरियम वाला फंडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, डिस्पोजल ऑफ
डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय बेंगलोर मेथड इन्वॉल्व्स, ये क्वेश्चन तो आपका ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, बेंगलोर मेथड और एक इंदौर मेथड मेथड जो होती है, ये दो मेथड आपका यूज किया जाता है, बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड। ठीक है, चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं क्या है ये, इसके बारे में। एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ये जो बेंगलोर मेथड है ये आपकी कौन सी मेथड है? एरोबिक मेथड होती है या फिर एनोरोबिक मेथड होती है, दो में से कोई ना कोई होती है। ठीक है, ये सब तो नहीं होती। ठीक है, तो आपको एरोबिक होती है फिर एनोरेबिक होती है, इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसका सिंपल है आपका क्या, बी एनोरेबिक। ठीक है, क्या होती है? एन एरोबिक बेंगलोर मेथड। ठीक है, और देखो इंदौर मेथड में क्या है, इंदौर इंदौर मेथड जो होती है आपकी ये एरोबिक होती है, एरोबिक, राइट, एरोबिक। और बेंगलोर, तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, सिंपल है भाई। बेंगलोर में देखो यहाँ पे एन आ गया, बी के बाद में एन आ गया, एन, तो इसलिए आपका एनोरोबिक। भाई याद रखना है ना यार, हमें क्या रखना है, याद रखना है। सिंपल है मेरे भाई, देखो दिमाग लगाओ, आपका काम होगा। आपको पता है, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो सबसे आलसी पर्सन होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है। आलसी पर्सन सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि भाई वो कोई काम को करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, वो करना चाहता है, बट उस काम को वो ऐसे 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 हल ढूंढ लेता है, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि उस काम को किस तरीके से कर ले, फास्ट तरीके से, मतलब बहुत ऐसे ट्रिक्स ढूंढ लेता है जिससे कि उसका क्या हो, इजीली काम सॉल्व हो जाए बिना मेहनत किए हुए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। तो आपको पता ही है, ठीक है, पता ही है कि इंजीनियर से ज्यादा अलाल और ज्यादा क्या बोलना चाहिए, आलसी वाला पर्सन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे, हम लोग कितने हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या ट्रिक बनाते चल रहे हैं, कम में बम वाली कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो थी आपके थोड़ा सा फ्रेश माइंड करने के लिए बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एज, देखो से आपका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, ये वाला, ठीक है, बी। ठीक है, 106 का आपका फार्मूला हो जाएगा बी, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी जो लिमिट होती है 0% टू 100% के बीच में इसकी लिमिट होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ सैंपल ऑफ सेचुरेटेड सॉइल, अ सैंपल ऑफ सेचुरेटेड सॉइल हैज अ वाटर कंटेंट, हैज अ वाटर कंटेंट, आपका डब्ल्यू दे दिया है और सेचुरेटेड सॉइल दे दिया है, सॉरी, आपको डब्ल्यू दे दिया और सेचुरेटेड सॉइल दे दिया है, ठीक ना। डब्ल्यू वाटर कंटेंट आपको कितना देखे रखा है, 29.6% ये देखे रखा है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये देखे रखा है एस इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है, ये चीज। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, तो आपको जी की वैल्यू कितनी देखे रखा है 2.7, ठीक है। द ड्राई यूनिट वेट अपने को निकालना क्या है, गामा डी, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इक्वल टू, राइट। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, एक फार्मूला होता है गामा डी का, ठीक है, फार्मूला होता है आपका गामा डी का, गामा बल्क अपन 1+W। तो आपको W तो दे के रखा, आपको गामा बल्क निकालना है। तो गामा बल्क कैसे निकालोगे, वेरी इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो आपका एक गामा बल्क का फार्मूला होता है क्या, G+SE, ठीक है, G+SE गामा W, और डिवाइड में आपका क्या होता है 1+E होता है, राइट। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, S और E, SE आपको क्या, S की वैल्यू 1 देख रखा है और E की वैल्यू है नहीं, तो इसको निकालने का तरीका कैसे है, सिंपल है। देखो एक फार्मूला फिर से आपको पता होना चाहिए, ये सारे फार्मूले आपके एसएससी जेई में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं। तो एस ई बराबर होता है WG, सीधे पुट कर देना आपको WG, ठीक है। तो आपने पुट कर दिया यहाँ पे क्या, G+WG, ठीक है, और डिवाइड में फिर से क्या हो गया 1+WG, ठीक है, यही हो गया ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को रख देना है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। बस यही फार्मूला है ही, और क्या है, बस यही फार्मूला है, सिंपल, राइट। चलिए इस फार्मूले में आपको ये फार्मूले पुट कर दोगे, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी गामा डी की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरा फार्मूला भी याद रखना है आपको, गामा डी की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपन 1+E, ये भी एक फार्मूला होता है। तो कुल मिला के आपको वहीं उधर ही घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देने वाली बात क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखो, लेकेस्ट्रिन सॉइल अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर, जो लेकेस्ट्रिन सॉइल होती है वो क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड बाय आइस नहीं होता, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं होता, डिपोजिशन इन लेक ये होती है, ठीक है। 108 का आपका डी, ये तो आपका आग बंद करके आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जरा चेक करना। इफ टू सॉइल, ठीक है, S1, दो सॉइल आपको दे के रखिए। तो एक S1 सॉइल है, S1 सॉइल सॉइल में आपकी क्या क्या चीज दे के रखा है चेक करते हैं, ठीक है। दो सॉइल है, टेस्टेड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें लिक्विड लिमिट आपकी 38%, ठीक है। आपको लिक्विड लिमिट देखो S1 S2 है, तो S1 S2 में आपकी WL कितनी देखे रखा है? 38% आपको देखे रखा है, ठीक है, 38%। इसमें जो W, ठीक है, W1 आपको देख रहा है, WL2 आपको देखे रखा है कितना? 60%, ये आपको देखे रखा है, राइट। अब इसी में आपका WP है ना, एंड WP लिमिट आपको WP कितने देखे रखा है? P1 आपको देख रहा है 18%, एंड आपको WP2 आपको देखे रखा है कितना? 20%, ये चीज आपको देखे रखा। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट S1 एंड S2, WN1 नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपको देखे रखा कितना? 40%, ठीक है। और यहाँ पे WN2 आपको देखे रखा कितना? 50%, ठीक है। ये चीज आपको देखे रखा है, राइट। विच सॉइल इज अ बेटर फाउंडेशन मटेरियल व्हेन रिमोल्डेड, ठीक है। विच सॉइल इज अ बेटर फाउंडेशन मटेरियल व्हेन रिमोल्डेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा बेटर मटेरियल होगा, इसमें आपको बताना है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आईसी बराबर, ठीक है। आईसी बराबर आपका होता है WL माइनस WN, डिवाइड में आपका हो जाता है WL माइनस WP, ठीक है। तो आईसी बराबर आपका यहाँ पे WL की वैल्यू रखो, सबसे पहले S1 के लिए निकालो, ठीक है। S1 के लिए निकालो, तो S1 के लिए आपका लिक्विड लिमिट की वैल्यू है आपकी 38%, ठीक है, 38% आपका। और नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू है आपके 40%, ठीक है, 40%, मतलब वैसे नहीं, 30 एंड 40 की 38 ये रखो, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। आपका 38 आपका क्या लिक्विड लिमिट देखे रखा है, और यहाँ पे 40 आपका क्या देखे रखा है? नेचुरल वाटर कंटेंट देखे रखा है। और नीचे में आपका WL माइनस, तो वही 38 माइनस कितना हो जाएगा आपका? WP कितना देखे रखा है? WP आपका 18 देखे रखा है, ठीक है। ये चीज बस यही है। तो ये जो वैल्यू है ये जीरो से कम निकल कर आएगी, ये तो आपको दिख ही रहा है, जीरो से कम निकल कर आने वाली है, निगेटिव में वैल्यू आएगी। ये हो गई S1 के लिए। अब बात करते हैं S2 के लिए, ठीक है। S2 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आईसी निकालना है S2 में, तो WL वही फार्मूला। तो WL आपको देख रखा कितना? 60%, तो 60% आपको लेके चलना, माइनस में आपका क्या हो जाएगा? माइनस में 60% हो गया, और माइनस में आप लेके चलोगे WN आपको देखे रखा है यहाँ पे, ये देखो 50%, ठीक है, 50। और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड में आपका हो जाएगा कितना? 60 माइनस WP है 20, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव में, ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन जीरो आएगी, मतलब 0.25 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगा? देखो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका 0.25 निकल कर आया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी इच, मतलब कि S2 जो सॉइल है वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं? फाउंडेशन बना सकते हैं, इजीली फाउंडेशन को यहाँ पे अपन बना सकते हैं, राइट। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपकी क्या आ रही है? जीरो से ज्यादा आ रही है, ठीक है। आपका जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो से आपकी ज्यादा आ गई, ठीक है ना, जीरो से ज्यादा आ गई, तो समझ लो कि वो बेटर फाउंडेशन के लिए बेटर होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, फाउंडेशन के लिए क्या होती है? बेटर होती है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी इतनी। अब आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। 110 की क्या है? 110 सिंपल आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूट्रल स्ट्रेस विद इन सॉइल मास इज आल्सो नोन एज, जो न्यूट्रल स्ट्रेस होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस को क्या बोला जाता है? ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेस आपका
आपको क्या, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक शियर स्ट्रेस, जियोस्टैटिक शियर, जियोटिक स्ट्रेस, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस, या फिर पोर वाटर प्रेशर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल 110 का यहाँ पे हो जाता है पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर इज आल्सो नोन एज कितना, न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है, सिंस इट इज एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक, ये चीज होती है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे यहाँ तक का सेशन, ठीक है। अब हमारा जो लेक्चर है उसका क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इससे पहले आपको करना क्या है, बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन को दबाने के बाद में देखो, बेल आइकन तो पहले कैसे दबाओगे, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।